नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडियन.com के YouTube चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी एकलव्य राष्ट्रीय पार्टी के कार्यालय में हूं। एकलव्य राष्ट्रीय पार्टी, इस सेना का जो गठन है वो फूलन देवी जब तिहाड़ से बाहर निकली थी और बाहर निकलने के बाद जब वो किंग्सवे कैंप अपने चाचा के घर हरफूल सिंह के घर गई थी, वहीं पे उन्होंने एकलव्य पार्टी का निर्माण किया था। एकलव्य पार्टी का निर्माण करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि समाज में जो दलित है या समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, खास करके फूलन देवी की तरह जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार उस जमाने में हुआ था, यह पार्टी उन अत्याचारों के खिलाफ खड़ी हो। फूलन देवी उस समय कही भी थी कि मैं रहूं अथवा नहीं रहूं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, वो समाज में जीवित होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जो समाज के बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, महिलाएं होंगी, उनके ऊपर कोई भी दमन नहीं हो सके। 14 फरवरी 1981 और बेमई गांव, 14 फरवरी 1981 में बेमई गांव में क्या हुआ था, यह भारत के इतिहास में दर्ज है। और उस दिन की घटना, बेमई गांव की वह घटना जहां 20 लोगों को, 20 ठाकुरों को फूलन देवी ने मार दिया था। भारत की जो दस्यु या भारत के जो उस जमाने में फूलन देवी या उनके तरह के जितने भी लोग थे जो चंबल रिवाइन में रहते थे या उनका वहां पे संरक्षण सुरक्षण था, बेमई का वह कांड फूलन देवी को बैंडिट क्वीन बना दिया। क्यों बनाया? उस जमाने में जितने भी अखबार के लोग थे, पत्रिकाओं के लेख थे, टेलीविजन उस जमाने में उतना अधिक नहीं था, तो क्यों फूलन देवी को बैंडिट क्वीन बनाया? फूलन देवी चंबल रिवाइन में किस तरह रहने लगी उन दिनों के जो जितने भी बैंडिट थे उनके साथ, और कैसे उस जमाने में 13 साल की आयु में फूलन देवी अपने जीवन को काटी है। उस अपने शारीरिक जो यातनाएं उस जमाने में उनके ऊपर हुई थी, उन यातनाओं का बदला लेने के लिए उन्होंने कैसे बेमई में 20 ठाकुरों को मार गिराया था। बेमई की उस घटना के बाद से फूलन देवी और उन्हें संरक्षण देने वाले उनके जितने भी शुभचिंतक थे चंबल रिवाइन में, वो सभी लोग यमुना और चंबल नदी के बीच उन धाराओं में अनंत महीनों तक घूमती रही, छिपती रही, अपने आप को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए। लेकिन 1981 के बाद 1982, ये करीब 10 महीने की अवधि में उस जमाने में जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, फूलन देवी की जो शक्ति थी, जो नारी शक्ति थी, उस चीज़ को उन्होंने महसूस किया और इन्होंने इस बात पे तवज्जो भी दिया था कि फूलन देवी के किसी भी रूप में हत्या नहीं हो, क्योंकि बेमई कांड के बाद फूलन देवी को मारने वालों की संख्या या जो तादाद थी वो बहुत अधिक हो गई थी। सभी लोग उसे बदला के भाव से देख रहे थे और मौके की तलाश में थे। लेकिन इंदिरा गांधी उस जमाने में इस फिक्र में थी कि किस तरह से फूलन देवी को सुरक्षित जेल तक लाया जाए, और इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में उस जमाने में जो राजेंद्र चतुर्वेदी थे पुलिस अधीक्षक, उन राजेंद्र चतुर्वेदी साहब का उन्होंने आदेश दिया था, राजेंद्र चतुर्वेदी को, और तत्कालीन जो भी पुलिस लोग थे, राजेंद्र चतुर्वेदी उससे पहले मलखान सिंह को सरेंडर करवा चुके थे। तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और पुलिस अधीक्षक राजेंद्र चतुर्वेदी के
काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद फूलन देवी और उनके गैंग के जितने लोग थे उन तमाम लोगों ने सरेंडर किया था। उस जमाने में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से या फूलन देवी ने जितने भी शर्त रखी थी वो सभी शर्तों को पूरा करने के लिए सरकार तत्पर थी और सरकार उसे पूरी की। सरकार सभी उस समय के जितने भी दस्यु थे जिन्होंने सरेंडर किए थे उन तमाम लोगों को सरकार के तरफ से 5-5 एकड़ जमीन भी दी गई थी ताकि आने वाले दिन में वो अपने आप को समाज की जो मुख्य धारा है, विकास की जो मुख्य धारा है, उस धारा में जोड़ सके। उस जमाने में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, ये सभी लोग नहीं चाहते थे कि बम्बई में जो घटना घटी उस घटना का बदला फूलन देवी के साथ लिया जाए। वो चाहते थे कि फूलन देवी सरेंडर करके जेल में आ जाए ताकि वो पुलिस के संरक्षण में हो। यहीं पे फूलन देवी को कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस पे विश्वास नहीं था। वो चाहते थी कि उत्तर प्रदेश के अलावा देश के किसी भी कोने में उसे सरेंडर करने का हो तो फिर वो सरेंडर करेगी, लेकिन पुलिस पे उसे विश्वास नहीं था। जब भी किसी पुलिस यूनिफॉर्म में, चाहे वो मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को हो या कहीं के भी हो, यूनिफॉर्म में लोगों को देखने के बाद उसे जितना गुस्सा आता था, या उस जमाने में जो लोग देखे हैं वो जानते हैं। हम सभी लोग उस जमाने का साक्षात दृष्टा है। हम लोग उस जमाने में देखे हैं, भिंड, मुरैना, इन तमाम चंबल के जो बिहार है उस बिहारों में हम लोगों ने घूमा है, कहानी किया। लेकिन जब राजेंद्र चतुर्वेदी अपने बच्चे को फूलन के हाथ में दे दी और उन्हें विश्वास दिलाया राजेंद्र चतुर्वेदी कि अगर आपके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो मेरा बच्चा, आप इसे जो चाहे कर सकते हैं, या मेरा परिवार के साथ आप जो चाहे कर सकती हैं। फिर फूलन देवी का जो गुस्सा था वो शांत हुआ और वो सरेंडर करने के लिए राजी हुई। भारत सरकार या प्रदेश सरकार की तरफ से जितनी भी बातें, जो भी शर्तें फूलन देवी ने रखे, वो सभी शर्तें पूरी की गई। शिवनारायण की नौकरी या इसका किसी भी जो भी लोग सरेंडर कर रहे हैं उनका किसी को भी फांसी नहीं देने की सजा, इस तरह की जितनी भी शर्तें थी वो शर्तें पूरी की गई। फूलन देवी बहुत दिनों तक ग्वालियर जेल में रही और ग्वालियर जेल के बाद वो धन्यवाद के पात्र हैं उनके चाचा हरफूल सिंह, जो उसी समाज के, उसी जाति के लोग थे। हरफूल सिंह के कारण ही फूलन देवी ग्वालियर जेल से तिहाड़ जेल आई और तिहाड़ जेल में काफ़ी दिन रहने के बाद यहाँ से उसे जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो मुलायम सिंह यादव उनके विरुद्ध जितने भी मुकदमे थे उन तमाम मुकदमों को वापस लेकर सत्तर, 80, 90 के जमाने में जितने भी अखबार थे, जितने भी पत्र पत्रिकाएं थे, चाहे भारतवर्ष में से प्रकाशित होता हो, दिल्ली से हो या फिर विश्व के किसी कोने में प्रकाशित होता हो, फूलन देवी के बारे में उसकी जो विचारधारा थे उसके बारे में काफी लिखा और यह भी कहा कि आज ही नहीं, आने वाले दिनों में विश्व में जब भी किसी महिला की बात होगी, दस्यु की बात होगी, तो फूलन देवी का नाम आएगा। क्योंकि फूलन देवी महज एक दस्यु या बैंडिट क्वीन नहीं थी। फूलन देवी उन तमाम भारत की उन तमाम महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आई थी, जिसे आज का जो भारतीय समाज है, आज का जो पुरुष समाज है, वो कैसे महिलाओं का दोहन, महिलाओं का शोषण करती है, कैसे बलात्कार करती है, इसके विरुद्ध में खड़ी हुई थी। और जब फूलन देवी का बलात्कार हुआ था, मुद्दत तक उस बलात्कार का ही बदला लेने के लिए फूलन देवी ने बंदूक उठाई। उन दिनों जितनी भी कहानियां की गई थी उसमें लिखा गया था कि फूलन देवी माधुरी दीक्षित उस समय बॉलीवुड की बहुत ही बेहतरीन अदाकारा थी। वो माधुरी दीक्षित से बहुत बेहतर थी, उससे अधिक पहचान रखने वाली थी। यह भी लिखा गया था कि जो श्रीदेवी
बहुत बेहतरीन लोगों को भीड़, जो जन सैलाब है उसको एकत्रित करने की क्षमता रखती थी। उससे कहीं अधिक फूलन देवी को जन सैलाब एकत्रित करने का उनके पास ताकत हो गई थी। मेधा पाटेकर जिस तरह से अखबार में या मीडिया में या टेलीविज़न में, रेडियो में जिस तरह छाई होती थी उन दिनों, उससे अधिक शक्ति रखती थी फूलन देवी। फूलन देवी को तमाम लोगों ने, भले वो दस्युक या यूं कहे कि बैंडेड क्वीन का तगमा उसे दिया गया हो, बैंडेड क्वीन के नाम से उसे अलंकृत किया गया हो, लेकिन हकीकत ये है कि सभी लोगों ने, समाज के या खास करके जो समाचार पत्र के पत्रिकाओं से जुड़े लोग थे, पत्रकार लोग थे, उन तमाम लोगों ने यथार्थ को भी लिखा कि उसने 20 लोगों को मार दी, यह भी लिखा, लेकिन उसके साथ यह भी लिखा कि क्यों ऐसी घटना हुई। उन दिनों लॉस एंजलिस टाइम्स ने लिखा था कि दुनिया के किसी भी कोने में जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में फूलन देवी का नाम ही नहीं, फूलन देवी के लिए एक अलग अध्याय अवश्य रहेगा। फूलन के बारे में लोग चाहे जिस तरह की विचारधारा बना लिए हो, लोग उसे जिस नज़र से देखते हो, चाहे कल, चाहे आज या आने वाले दिनों में, लेकिन हकीकत यह है कि फूलन अपनी विचारधारा को लेके महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं का शोषण नहीं हो, इसके लिए अपने जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ती रही। फूलन आज देश की संपूर्ण आबादी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वो समाज के दबे कुचले लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक मिसाल थी, कल थी, आज भी है और आने वाले दिनों में भी रहेगी। सुभाष कश्यप जी, जिस दिन हम लोग फूलन देवी को लाए थे 1994 में, हाँ जी, हाँ जी, तिहाड़ से, हाँ हम थे, आप थे, सभी लोग साथ में थे, बिल्कुल। और फिर आपके घर में हम लोग किंग्सवे कैंप में पहुंचे थे। हाँ आपके पिताजी हरफूल सिंह थे, आपके और भाई लोग भी थे, हाँ, परिवार के सदस्य, पूरा परिवार था। फूलन देवी वहीं उसी घर में, हाँ जी, एकलव्य पार्टी के बारे में सोची, बनाई। हाँ जी, फूलन देवी आज नहीं है, हाँ जी, लेकिन आपके परिवार में भी बहुत लोग हैं, हाँ जी, मम्मी पापा को छोड़ के। हाँ जी। एकलव्य पार्टी की जो विचारधारा थी, जिस विचारधारा को फूलन ने स्थापित किया था ताकि किसी भी महिला को, किसी भी लड़की को आने वाले दिन में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, उसका शारीरिक शोषण नहीं हो, बिल्कुल। तो सिर्फ आप ही उस चीज़ को लेकर आगे क्यों बढ़ रहे हैं? क्या था कि मैं बहन वीरांगना फूलन देवी के पास में अक्सर ग्वालियर जेल में भी जाया करता था, तो मैंने उसका जो भी दर्द था वो बहुत नज़दीक बैठ के सुना था, और उसकी आखिरी इच्छा थी, क्योंकि सांसद बनने के बाद में लोग विचार बदल देते हैं, मगर उसको दर्द था अपना और इस समाज का, जो शोषित समाज के साथ में आए दिन बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं। वो ये चाहती थी कि मैं एकलव्य सेना का गठन करके और पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा संगठन तैयार करूं जो ये दबे कुचले शोषित समाज के ऊपर अत्याचार होने बंद हो जाएं। मगर उस मुकाम को चलते 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 इस किस्म का टाइम आ गया कि जब 44 अशोका रोड पे जब उसको ये दिखाई देने लग गया ना, इस हिंदुस्तान के अंदर जो मनुवादी ताकतें थी कि भाई आज जो है ना इसका ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि आगे ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनेगी हैं और सेंटर के अंदर भी जगह लेगी, और इस किस्म की जगह मिलने के बाद में ये तुम्हारा जो है ना इस किस्म के अत्याचार नहीं होने देगी। तो इस विचारधारा को देखते हुए लोगों के अंदर, राजनीतिज्ञ लोगों के अंदर इस किस्म का अंदरूनी डर पैदा हो गया था, और उस चीज़ का ही बहन जी शिकार बनी। तो इसके लिए जब बहन जी इस धरती से चली गई तो उसके बाद में मैंने ये बीड़ा उठाया कि बहन वीरांगना फूलन देवी का जो सपना था उसको एकलव्य सेना और सुभाष कश्यप और इसकी टीम इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी लड़ाई लड़ेगी और इसका पूरा करेगी। ये बताए कि फूलन देवी की शादी
शादी की भी कहानी, शादी उसमें हुई नहीं थी। हाँ, हाँ। मैं अकेला आदमी था जो फूलन देवी का उमेद सिंह के साथ शादी के बात को अखबार में छाप दिया था। फूलन देवी हमारा गड़ेवान भी पकड़ ली थी कि पंडित हमको बोलती थी कि पंडित तुम ये बताओ कि तुम कैसे बोलते हो कि मैं शादी कर ली हूँ। नहीं तो मैं उससे कहा कि अगर शादी नहीं हुई है तो जो भी बात है मार दो हमको, 2-4 चांटा लगा दो, या फिर अगर शादी है तो लड्डू खिलाओ। मुन्नी उस समय वही थी। तो फिर लड्डू खाए। क्या उमेद सिंह इस पार्टी में उनकी कोई भूमिका है, या उमेद सिंह सिर्फ क्या है कि एक तरह का चीटर आदमी है, और चीटर आदमी होने के कारण उसने मौके का फ़ायदा उठाया हैं। हम जितने भी भाई थे हैं, मेरे से छोटा जो बैंक मैनेजर है उसका साला है वो रिलेशन में। अच्छा हैं जी। तो वो क्या है कि बहन वीरांगना फूलन देवी को हम ग्वालियर जेल से तिहाड़ जेल से जब यहाँ अपने मकान पे ले आए किंग्सवे कैंप में, तो वो आना जाना उसने शुरू कर दिया। तो उसका मानसिक एक ही टारगेट था कि भाई इसको जो है ना किसी तरह से भी अपने फेवर में करके इससे शादी की जाए। तो वो अपना राजनीतिक लाभ उठाने का। हाँ, और वो इस मुकाम के अंदर कामयाब हुआ, क्योंकि बहन जी जब ऑल इंडिया मेडिकल के अंदर 15 दिन जब एडमिट रही थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो पिताजी हम जाते थे, अम्मा भी जाती थी, बहुएँ भी जाती थी। तो उस टाइम क्या है, वो शाम को क्या कह देता था कि मौसी जी और आप जीजा जी आप चले जाओ, और रात को मैं जो है ना यहाँ देखभाल मैं कर लूँगा। तो उस चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया है। सबसे पहले तो उसकी हिम्मत, उससे बहन वीरांगना फूलन देवी से किसी की हिम्मत नहीं थी अब जो डायरेक्ट तौर पे शादी की बात कर ले। मैंने भी 1-2 बार पूछा, अगमगा बहन जी अपना ज़िंदगी बसर करनी है, घर गृहस्थी बसानी है तो बताइए। तो एकदम लाल होके एकदम बड़ा गुस्सा में आती थी, भैया इस किस्म की बात मत करिए। तो आखिर क्या है कि उमेद सिंह ने अपना जो उसका भाई था अर्जुन, उसके लिए उसने रिश्ते की बात करी फूलन से। मुन्नी का रिश्ता अगर आप चाहो तो मेरा भाई है और उससे आप कर दो। तो फूलन देवी ने पहले कमिटमेंट कर रखा था, वहाँ कमिटमेंट के आधार पे फूलन ने मना कर दिया कि भाई हमने जहाँ उसका रिश्ता कर रखा है वहीं शादी होगी, दूसरी जगह हम नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को आदान प्रदान बातों का होता रहा। 15 दिन के अंदर वहाँ हॉस्पिटल के अंदर वो उसके पैर भी दबाने लग गया, हाथ भी दबाने लग गया है। तो उस हाथापाई के अंदर जो है ना, बस औरत जात थी वो पिघल गई, और उसका नतीजा ये हुआ। जब सरेंडर किया गया था, हाँ जी, हम लोग, आप भी गवाह हैं, हम भी गवाह हैं, हाँ जी, कि फूलन देवी को या उस समय जितने भी लोग थे, चाहे मलखान सिंह साहब हों, उससे हाँ पहले सभी लोगों को 5-5 एकड़ जमीन दी थी सरकार। हाँ जी, हाँ जी। फूलन देवी को जो जमीन मिली, वो जमीन क्या उमेद सिंह के पास गई या फिर एकलव्य सेना के पास रही? नहीं, परिवार के पास। परिवार के पास। हाँ जी। तो उनके जितने भी, हाँ, जो भी मेंबर हैं एकलव्य सेना का, फूलन देवी में बहुत सारी किताबें लिखी गई। हाँ जी, हाँ जी। तो किताब का जो रॉयल्टी है आज भी है या नहीं है? आज भी आ रही है। आज भी आ रही है। ये क्या एकलव्य सेना को आ रही है? एकलव्य सेना का क्या है कि फिर उसके बाद में उमेद सिंह जो है ना उसका कर्ता धर्ता बन गया, तो वो रॉयल्टी उसी के अकाउंट में आती है। यहाँ पे फिर एक सवाल कि उमेद सिंह का फूलन देवी के साथ प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं रहा है, या तिहाड़ तक हम लोग आते हैं। हाँ। तो क्या उमेद सिंह सिर्फ फूलन की संपत्ति या फूलन के पैसे पे ही केंद्रित रह गए, फूलन के विचारधारा को आगे नहीं ले गए? नहीं नहीं, बिल्कुल। 15 साल तो हमारे को हो गए सर जी। मैं कहा भैया तू बीड़ा उठा ले, हम तेरे साथ हैं और उस बहन जी के सपने को हम साकार करेंगे। मगर उसने कभी भी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं करी। 1-2 साल में एक बार कह देता जी करो 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 करो, और फिर चुपचाप बैठ जाता, फिर कह देता करो करो, फिर चुपचाप बैठ जाता। आपका मतलब एकलव्य सेना का और आप कश्यप साहब का, हाँ जी, किस राजनीतिक पार्टी के साथ ज़्यादा मन है? जो हमारा तो देखो जी विचारधारा हमारी, जो बहन जी के को स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो सहयोग किया, मैं, फूलन का परिवार और ये कश्यप समाज सदा उनका आभारी रहेगा। उस एहसान को हम नहीं उतार सकते, क्योंकि जिस टाइम बहन जी ने आत्मसमर्पण किया था तो उस पूरे परिवार के 3 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी।
2 लोगों को दी गई थी मध्य प्रदेश पुलिस में, और मुन्नी के घर वाले को दी थी रेलवे के अंदर। बिल्कुल। तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो भी शोषित समाज के लिए रिहायशी प्लॉट दिए, खाने बोने के लिए ज़मीन दी, फूड सिक्योरिटी बिल दिए, जो भी कॉलेज वगैरह जितना भी कांग्रेस के टाइम में बना है, आज 11 साल के अंदर इस देश का जो है ना सत्ताधारी पार्टी ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, उसके रोजगार खत्म हो चुके हैं। कश्यप साहब ये बताइए कि इंदिरा गांधी का जो योगदान रहा उस जमाने में फूलन देवी के लिए या पूरे कश्यप समाज के लिए, उस योगदान को आप नहीं भूल सकते हैं, मैं समझता हूँ। आज फूलन देवी भी नहीं है और आज इंदिरा गांधी भी नहीं है, लेकिन दोनों की विचारधारा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्या है कि जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उसने उस फूलन देवी के दर्द को पहचाना। अब भाई किस तरह से मतलब इसको शोषण किया गया, इसका जब जाके इसने हथियार उठाए हैं, उसने एक एक बात को जांचा परखा, और जांचने परखने के बाद में कॉन्फ्रेंस करके फूलन देवी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। तो जिसको फूलन देवी ने कबूल किया, उसके अंदर बहन जी की कुछ शर्तें थी। शर्तें ये थी कि मेरे को कभी भी जिंदगी के अंदर यूपी पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा। दूसरी शर्त बहन जी की क्या थी कि मेरे को जिंदगी के अंदर कभी बेड़ी हथकड़ी नहीं लगाई जाएंगी। तीसरी शर्त उसकी ये थी कि मेरे के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, कोई मुकदमा भी नहीं चला उसके ऊपर कभी भी। उसके बाद में उसने ये कहा था, फांसी की बात है, फांसी नहीं लटकाई। हाँ हाँ। और चौथी शर्त उनकी ये थी कि भाई ऑल वर्ल्ड से कोई भी मेरे साथ मिलने आएगा है तो खुली आज़ादी होगी उस आदमी को मिलने की। हम और हमारा परिवार, अदर भी समाज के लोग और फॉरेन कंट्रियों से जो लोग आते थे बहन जी से मिलने ग्वालियर जेल में, बहन जी को गेट के साथ में एक बैरक दी गई थी, उसके अंदर दरियाँ बिछा रखी थी। सुबह बहन जी नहा धो के अपना नाश्ता करके वहाँ आके बैठती थी, और बैठने के बाद में जो है ना 2-2 घंटे 3-3 घंटे कोई भी बैठे, उसको ये नहीं था कि भाई 5 मिनट मिल लिए अब जाइए आप। खुली आज़ादी थी। वो अपना दर्द बयां करती थी, हम उसकी सोच करते थे कि भाई किस तरह से इस षड्यंत्र के अंदर जो बेचारी फंसी हुई है इसको कैसे बाहर निकाला जाए। जब और जितने भी डकैत थे सबको 8.25 साल के बाद में छूट गए, आज़ादी दी गई उनको, तो फूलन का क्या दोष था? ये मैं कामनी जायसवाल जी का बहुत ज़्यादा हाँ मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मतलब उसके मार्मिक दर्द को पहचानते हुए इस चीज़ की लड़ाई उन्होंने 30,000 कोर्ट में लड़ी। एक बात और बताइए कि फूलन देवी जो एक शर्त था कि वो नौकरी की बात, कि हमारी शिव नारायण को या जितने लोगों को, उसका क्या हुआ था? अभी ये बताइए इसके बारे में। सबको इंदिरा सरकार ने नौकरियां दी हैं। शिव नारायण को 14.5 साल की उम्र थी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतनी छोटी उम्र के अंदर उसको भर्ती कर दिया गया था। रुक्मणी का हस्बैंड, उसको भी मध्य प्रदेश पुलिस में सर्विस दी गई। मुन्नी का जो हस्बैंड था उसको रेलवे में नौकरी दी गई। रुक्मणी के हस्बैंड अभी है या नहीं है? एक्सपायर हो गया। रुक्मणी कहाँ अभी रहती है? मध्य प्रदेश? नहीं, इधर ही यूपी में है। अच्छा, और मुन्नी की? मुन्नी यहाँ दिल्ली में ही है, जमुना पार। अच्छा, उसके हस्बैंड? उसका हस्बैंड एक्सपायर कर गया, 2 बच्चे हैं उनके जी। और वो भी आज बहुत मार्मिक स्थिति से गुजर रही है। क्या हो गया? जो बड़ा लड़का था पिताजी की जगह उसको सरकारी नौकरी मिल गई रेलवे में, और जो छोटे वाला है वो प्राइवेट जॉब कर रहा है। तो मुन्नी को देखने वाला कोई नहीं है? बस वो छोटा ही थोड़ा रख रखाव कर देता है। और जो मुन्नी ने स्टेटमेंट दी कोर्ट के अंदर, भाई ये शेर सिंह राणा जो है हत्यारा नहीं था, उसके बाद में परिवार ने उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। उससे अपसेट होके वो लड़की, अभी उसका दिमाग की संतुलन नहीं है, ना तो किसी को पहचान पा रही, ना किसी से बात कर पा रही। मल्लाह जाति, जिस जाति से फूलन देवी थी, हाँ जी, आज मल्लाह जाति की स्थिति उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में क्या है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस जाति की
बहुत दयनीय स्थिति है। ऐसा क्यों? आरक्षण जो नाम की चीज़ है ना, मल्लाह के नाम से दिल्ली के अंदर मछुआ समुदाय को मल्लाह का सर्टिफिकेट दे दिया तो उनके बच्चे कच्ची पक्की नौकरी सरकारी लग गए। दिल्ली में मल्लाह कहाँ से आ गया है कि अब देखो, प्रजाति तो वही है, बिल्कुल हैं, प्रजाति तो वही है, मगर यहाँ मतलब कोई ऐसा नहीं है। मगर यहाँ सरकारें वोट बैंक के लिए यहाँ मल्लाह का सर्टिफिकेट दे रही हैं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आप मल्लाह जाति को और मजबूत बनाने के लिए या एकत्रित करने के लिए, जिससे कि फूलन की जो विचारधारा थी उस विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए, क्या करेंगे? इसके लिए हम तो बार बार समाज के अंदर यही कहते हैं कि भाई आदिवासी मूल निवासी मछुआ अल्पसंख्यक ये इस देश के रहने वाले हैं, इन्हीं का ये देश है। मगर क्या है कि इन सारे समाजों को इस तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। हमारे ही समाज की कम से कम भी 150-200 जातियों में बांट दिया गया कि इनकी गिनती ना हो सके, और उस चीज़ का ये सरकारें फ़ायदा उठा रही हैं। हमारे समाज की गिनती के अनुसार यूपी के अंदर 18.5% हमारा समाज है, मुस्लिम समुदाय 19% है। मुस्लिम समुदाय को तो उसकी गिनती के हिसाब से विधायक का टिकट भी मिलता है, सांसद का भी मिलता है, राज्यसभा भी उनको भेजते हैं। मगर मछुआ समुदाय की कोई गिनती नहीं है। उनको ये पता है कि इन सरकारों ने इतना कमज़ोर कर दिया है उस समाज को। अब भाई शाम को इनको जो है ना, इनके परिवारों को 2-2 हज़ार रुपये दे आएंगे, हैं, एक बोतली शराब की दे आएंगे, हैं। ये अब अपना इसको नशे की गर्त में जितना भी दबा कुचला समाज था, जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने ये शराब और पैसा बांट के इनको नशे की आदत डाल दी, और ये आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस कश्यप समाज में या जो आपका फूलन के समाज है उसमें शैक्षिक दर कितना है? लोग पढ़े कि नहीं पढ़े? कहाँ, बहुत कम है सर, बहुत कम। क्या हो गया कि 2-4% लोग जो है ना, जो MA BA LLB वगैरह तक जाते हैं, नहीं तो सिर्फ काम चलाऊ साइन करने के लिए 8 10 12। ऐसा क्यों हुआ? शिक्षा क्यों नहीं आ पाया? शिक्षा, रोजगार नहीं रहे इनके पास में। जो इनका रोजगार था वो सरकार ने बड़े बड़े सरमाएदारों को, अब समुद्रों के अंदर नदियों के अंदर जो भी मछली मारने का काम है वह हमारे समाज का हुआ करता था। सरकारों ने अदर लोगों को ठेके दे दिए, और अब हमारे समाज के लोग 400 रुपए के अंदर समुद्र के अंदर मछलियां मार रहे हैं। पीछे मैं गुजरात गया था, गुजरात के अंदर मैंने क्या सिचुएशन देखी। वहाँ पे हमारे लोग 300-300 रुपये में दूसरों के शिप के अंदर जाके सारी रात मछलियाँ मारते हैं, और 954 हमारे मछुआ समुदाय के लोग यहाँ से मतलब क्रॉस कर गए रात को, और वो वहाँ विदेशों के अंदर सजा भुगत रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी सरकार के अपील नहीं किया कि इसको छुड़ाया जाए? या कई बार किया है सर, कई बार किया है। वहाँ से हमारे पास में संगठन भी आया, और हमने राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको ये ज्ञापन दिए, मगर कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा क्यों? सरकारों का आज ये सिचुएशन है कि जब कोई इलेक्शन आता है ना, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, उस टाइम वहाँ आदान प्रदान करेंगे। फूलन की विचारधारा थी जी, क्यों, वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी। हमारे जैसे ग्वालियर जेल में जाते थे तो बहन जी को नाम लिखना भी हमने ही सिखाया था उसको। मगर वो बार बार ये कहती थी कि भैया हमारे समाज का उद्धार जब ही हो सकता है जब इनको शिक्षा मिले। और उस शिक्षा की मुहिम को चलाते हुए मैंने फूलन देवी के गांव शेखपुर गुड़ा के अंदर स्कूल बच्चों को खोलने का काम किया, जहां वहाँ बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। और दूसरा स्कूल मैंने इटावा दलीप की बड़ैया, जहाँ का अखिलेश निषाद, जो लड़का करसावल कांड में रेल रोको आंदोलन के अंदर शहीद हो गया था, आज उसके अंदर 450 बच्चे कोचिंग कर रहे हैं।
जिसकी सारी व्यवस्था जो है ना, डेस्क वगैरह, टाट पट्टी और जो भी पढ़ाई का खर्चा, बिजली पानी का सब व्यवस्था हम कर तो रहे हैं। क्या ये सिर्फ 2 गांव में या पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में आप इस तरह की बात को बढ़ाएंगे? जैसे जैसे समाज, जहाँ बहुत हालत खस्ता है और जहाँ लोग चाहते हैं कि भाई इस किस्म की कोचिंग सेंटर हमारे लिए या शिक्षा का पढ़ाई का कोई व्यवस्था करी जाए, तो वहाँ मैं तत्पर तैयार रहता हूँ। और अपने समाज को, क्या जितना भी दबा कुचला समाज है, जहाँ शिक्षा नहीं पहुँच पा रही, उनके लिए मेरी विचारधारा ये है कि फूलन के सपने को साकार करना है। और मैं सब जगह कम से कम 12वीं क्लास तक तो हर एक बच्चा, लड़का लड़की पढ़े, ये हमारा एकलव्य सेना का मिशन रहेगा। आज अगर फूलन जिंदा होती तो आज वो 61 साल की होती। ज़्यादा हो गई होती, 62 की हो गई होती। 61-62, क्योंकि 63 2024 62 साल की होती। आप भाई हैं उनके, उनको करीब करीब 12 साल की उम्र से आप उन्हें देखते हुए आए हैं। हाँ, आप क्या चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, खास करके उस समुदाय की लड़कियों को, महिलाओं को? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, हमारी बहन बेटियाँ शिक्षित बने, डांस नाच गाना ना करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, योगा करें, खेल कूद में भाग लें। और इस किस्म का जिस बहन बेटी के साथ में कोई अत्याचार होता है तो उसको डटकर बहन वीरांगना फूलन देवी की तरह, जैसे बहन जी ने अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को गोलियों से बूझा था, तो मेरे समाज की बहन बेटियां इतनी ताकतवर बने, आने वाले टाइम में उनका डटकर मुकाबला करें।